Namaste everyone, welcome back to your new session. So 11th में आप लोग पहुंच गए हैं. यस, रिजल्ट अभी 10th का नहीं आया है, बट 11th की जो स्टडी है वो स्टार्ट हो चुकी है. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, दैट 12th बच्चे बहुत सीरियसली लेते हैं, बिकॉज 12th बोर्ड होता है. सो बच्चों को होता है बोर्ड है, उसके आगे हमें एग्जाम्स देने हैं, फॉर्म्स फिलअप करने हैं. तो 12th बच्चे बहुत सीरियसली लेते हैं, बट 11th को बच्चे कैजुअली लेते हैं. बट वन थिंग, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है, ठीक है, इफ यू वांट, अगर आपको नहीं निकालना देन इट्स ओके, ठीक है, बट इफ यू आर सीरियस और आपने आगे अपने फ्यूचर को देखा है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 60% आपका 11th आता है. सो 11th एक बेस है, ठीक है. 11th 60% 11th है. सो 11th को आप लाइटली लेके, कैजुअली लेके मत चलना. 11th इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्लियर. सो धीरे धीरे हम लोग 11th की पढ़ाई करेंगे. 11th जो है उसका बेसिक 9th है, बट आई नो 9th भी हमने कैजुअली पढ़ा है, तो बहुत कम बच्चों को 9th का याद रहेगा. बट यस, जिसको 9th का याद है उसके लिए थोड़ा कवर अप करना आसान हो जाता है, क्योंकि 11th में नए टॉपिक्स भी आते हैं. लेकिन अगर नहीं है देन इट्स ओके, ठीक है. हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे, बट जो भी आप पढ़ें उसे सीरियसली पढ़ें. Okay, because 11th is also very important class. So now अब हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बेस से स्टार्ट करेंगे, तो आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द मैटर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. ठीक है, सिंपल चीज पढ़ने वाले हैं हम आज, दैट इज मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. बट ये सिंपल चीजें भी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, मैटर होता क्या है. क्लियर. सो मैटर को जब हम डिफाइन करेंगे तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, दैट मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेर रही है, कोई ना कोई जगह घेर रही है. जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैंने ये स्पेस घेरा है, ठीक है. मेरा मोबाइल जहाँ पे है उस मोबाइल ने वो स्पेस वहां पे कवर अप किया है, ठीक है. सो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पजेस मास, उसका कुछ ना कुछ मास है, भले ही वो मिलीग्राम में हो या फिर उससे भी छोटा हो, बट हैज मास. सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस में से एक या एक से ज्यादा सेंस के थ्रू अगर हम वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, मैटर. क्लियर. सो व्हाट इज मैटर. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग that occupies space, possess mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. This is matter. ठीक है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, खुद का मास है, और वो किसी न किसी वे में हमें फील हो रहा है, वेदर एक सेंस के थ्रू या एक से ज्यादा सेंसेस के थ्रू वो हमें फील हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, मैटर. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो जो मैटर है, मैटर को 2 वे में क्लासिफाइड किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर.
ठीक है, जो मैटर को क्लासिफाइड करने का वे है वो दो है, ठीक है। पहला तो क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, फिजिकली कैसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। जैसे वाटर फिजिकली कैसा अपीयर होता है, आपने कोई यूटेंसिल लिया वो फिजिकली कैसे अपीयर होता है, आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं आपने कोई सॉल्यूशन देखा वो कैसे फिजिकली अपीयर हो रहा है, बीकर कैसे फिजिकली अपीयर हो रहा है, ये सारी चीजें। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, जैसे बेटा वाटर है, ठीक है, वाटर हमने कहा कि वाटर जो है वो लिक्विड है, क्लियर। अब अगर मैं मान लो उसको इवेपोरेट करती हूँ, उसको मैं बर्नर के ऊपर रखती हूँ तो वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाएगा, नाउ इट बिकम्स अ गैस, ठीक है, बट इट इज अ लिक्विड, क्लियर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये किस पे बेस्ड है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का, यानी रूम टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, इसमें जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी थिंग है, कोई भी मैटर है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। And according to the physical classification of matter, matter is classified into 3 categories: solid, liquid and gas. ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो 3 टाइप का है, जिसमें से पहला जो है हमारा वो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सो सॉरी, a substance is said to be solid if it possesses definite shape and definite volume, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को हम सॉलिड कब कहेंगे, जब उसका क्या होगा, if it possesses definite shape and definite volume, क्लियर। क्लियर, लाइक ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इट इज अ सॉलिड, ये मेरा सॉलिड है, क्यों, क्योंकि एक तो इसका डेफिनेट शेप है, ठीक है, दूसरा ये एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्लियर। मतलब अगर मैं इसको चाहूं कि किसी ऐसे कंटेनर में रखूं जिसका जो शेप है वो इससे छोटा हो, यानी इसके कंपैरिजन में वो छोटा हो, तो ये उस कंटेनर में फिट नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप, और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतने वॉल्यूम में कोई और मैटर नहीं आ सकता, कोई और सब्सटेंस नहीं आ सकता, क्लियर। तो जैसे ये पेन है, दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। सो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, क्लियर। नेक्स्ट, liquid. Now what is liquid? A substance is said to be liquid if it possesses definite volume but indefinite shape, ठीक है, it possesses definite volume but indefinite shape। वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, ठीक है, अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हो, इट रिमेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, वेदर यू कीप द वाटर इन अ बोतल
और इन अ बकेट और इन अ टैंक, वेरेवर। ठीक है, आपने अगर 1 लीटर वाटर लिया है तो वो 1 लीटर वाटर 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी कंटेनर में रखो, किसी मग में रखो, किसी बकेट में रखो या किसी टैंक में रखो। लेकिन आप जिस भी ऑब्जेक्ट में उसको रखोगे वो लिक्विड उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, आप 1 लीटर पानी अगर जग में रखोगे, दैट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ दैट जग। ठीक है, आपने बकेट में रखा तो वो अब जग के शेप में नहीं रहेगा, अब वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, बकेट की शेप में। टैंक में वो टैंक की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स लिक्विड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसका शेप क्या रहता है, इनडेफिनेट रहता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे, लिक्विड। क्लियर? नेक्स्ट जो आते हैं हमारे थर्ड, दैट इज गैस। Now a substance is said to be gaseous, gas or gaseous. ठीक है, a substance is said to be gaseous if it neither possesses definite shape nor possesses definite volume. ठीक है, if it neither possesses definite shape nor definite volume. ठीक है, मान लो आपके पास एक छोटा सा जार है। ठीक है, आपने उसमें ऑक्सीजन गैस फिल करके रखी है, वो ऑक्सीजन गैस उस पूरे जार को कवर कर लेगी। ठीक है, अब आपने वही जो ऑक्सीजन गैस है उसको एक बड़े कंटेनर में रख दिया तो अब भी वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, मतलब पहले अगर जार का वॉल्यूम 1 लीटर था और दूसरे जार का वॉल्यूम 5 लीटर है तो पहले गैस का वॉल्यूम 1 लीटर था, अब गैस का वॉल्यूम 5 लीटर हो गया। यानी जिस कंटेनर में आपने उसको रखा गैस ने उसके वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर लिया, वो उतने में फैल गई। वो जो गैस है वो पहले छोटे जार में थी, वो पूरा कवर किया था उसने जार, अब बड़े जार को भी उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो a substance is said to be gas if it neither possesses definite shape nor possesses definite volume. तो ये इसके फिजिकल स्टेट है। ठीक है, फिजिकली जो अपीयर हो रहा है तो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। Chemical classification. So broadly, according to the chemical classification, matter is classified into 2 categories, homogeneous and heterogeneous. अगर एक broad respect में देखें, ठीक है, ज़्यादा deeply अगर हम ना देखें तो broadly according to the chemical classification, matter is classified into 2 categories, homogeneous and heterogeneous. One is homogeneous and another one is heterogeneous. Clear? अब homogeneous होता क्या है? ठीक है, what is homogeneous? A material is said to be homogeneous if it has uniform composition and identical property throughout, definite property throughout. ठीक है, कोई भी मटेरियल है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। A material is said to be homogeneous. एक मटेरियल को कब हम homogeneous कहेंगे? If it have definite composition and identical property throughout. Or the material if have only one phase. ठीक है, a material is said to be homogeneous if it have definite composition and identical property throughout. मतलब जहां तक
वो है, वो सब्सटेंस जो है, वो मटेरियल जो है, वो जहां से शुरू होके जहां तक खत्म हो रहा है उसका एक डेफिनेट कंपोजिशन है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनस। या फिर अगर कोई मटेरियल सिर्फ एक फेज से बना है, एक फेज से बना है, क्लियर, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनस। नेक्स्ट हेट्रोजीनस। Now a material is said to be heterogeneous if it have more than one phase, if it have a number of phases. सिर्फ एक फेज नहीं है, एक फेज है तो heterogeneous है. If it have a number of phases then it is heterogeneous. ठीक है, if it have a number of phases and different phases can be separated from each other by distinct boundaries. ठीक है, अगर कोई मटेरियल है जो सिर्फ एक ही फेज से बना है, जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी भी बाउंड्री के थ्रू, वो मेरा होमोजीनस होगा, सॉरी। और हेट्रोजीनस क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ फेजेस हैं लेकिन जितने भी फेजेस हैं वो अलग अलग बाउंड्रीज से क्या हैं, सेपरेटेड हैं, सो दैट इज द हेट्रोजीनस। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मोर साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द केमिकल क्लासिफिकेशन वो कुछ और है। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये है कि बहुत, जैसे जब हम बायो में 10th में पढ़ते हैं दैट एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, लेकिन उसके बाद हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम है तो उसमें भी कैटेगरीज हैं, प्लांट किंगडम है तो उसमें भी कैटेगरीज हैं। सिमिलरली एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ दैट केमिकली जो मैटर है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड हो गए, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, लेकिन उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी है जो हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट करेंगे तो एक पे में आपके ये नोट्स बन जाएंगे, जिससे आपको किसी और बुक की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो नोट डाउन दिस, देन वील मूव फॉरवर्ड। So if we talk about the more scientific way of the classification, chemical classification of matter, chemical classification of matter की बात करें तो वो ये कहता है that all type of materials are believed to be made up of substances. ठीक है, क्या कहता है वो कहता है that all type of materials are believed to be made up of substances. जितने भी हमारे मटेरियल हैं वो किसके बने हैं, कहता है वो बने हैं सब्सटेंसेस के। ठीक है, अब if a material contain only one substance, the material which contain only one substance, that material is known as pure substance. ठीक है, अगर मटेरियल है, क्लियर, अ मटेरियल which contain only one substance, सिर्फ एक सब्सटेंस है जिसके पास, सिर्फ एक सब्सटेंस है जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दिस प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये जो प्योर सब्सटेंस है, इस प्योर सब्सटेंस को फिर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, ये जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनस, चाहे आप एलिमेंट लो चाहे आप कंपाउंड लो, अगर वो प्योर सब्सटेंस है सो प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनस। प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस is always
homogeneous. Now if a material contain two or more than two substances, ठीक है, if a material contain two or more than two substances, then that material is known as mixture. ठीक है, a material containing two or more substances, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मिक्सचर. एंड दिस मिक्सचर मे बी होमोजेनस, मे बी हेटेरोजेनस. मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेटेरोजेनस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है. ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया जाए, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाया जाए, दैट फर्स्ट मैटर, ठीक है, मैटर को दो वे में क्लासिफाई किया गया. पहला क्लासिफिकेशन था फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन था केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल स्टेट पे डिपेंड किया, तो हमारा आ गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हमारा फिजिकल स्टेट पे डिपेंड था, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था. केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम ब्रॉड रिस्पेक्ट में देखें, तो ब्रॉड रिस्पेक्ट में आया हमारा होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. ठीक है, लेकिन उसको और डिटेल में, अगर हम और डिटेल में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, तो वो आ गया हमारा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ठीक है, देन प्योर सब्सटेंस में फिर हमारा क्या आया, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और ये दोनों ही मेरे क्या होंगे, होमोजेनस होंगे. और मिक्सचर में मेरा क्या आ गया, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. फ्लो चार्ट बनाने को आएगा तो ये होगा. ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पूछेंगे तो मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन भी बताई, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़े उससे पहले ये नोट कर लीजिए. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. प्योर सब्सटेंस तो हमने पढ़ लिया. प्योर सब्सटेंस क्या है, मटेरियल विच कंटेन ओनली वन सब्सटेंस, और मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस फिर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की. ठीक है, तो इनिशियली जो एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई, वो डेफिनेशन क्या थी, आपको समझना है. ठीक है, एन एलिमेंट या an element is defined as the simplest form of pure substance. जो pure substance है उसका simplest form है. simplest form मतलब उससे simple कुछ हो ही नहीं सकता. So an element is defined as the simplest form of pure substance with definite physical and chemical properties, and which can neither be broken into nor built from the simpler substances by any physical or chemical method. क्या इनिशियली जो एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई वो क्या डेफिनेशन थी, दैट एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है. एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस विद definite physical and chemical properties, and which can neither be broken into nor built from the simpler substances by any physical and chemical method. ठीक है, लेकिन जब एटम की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिस्कवर हुआ, तो ये डेफिनेशन गलत प्रूफ हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई.
ठीक है। और उसके बाद जो डेफिनेशन दी गई एलिमेंट की, वो डेफिनेशन क्या थी, दैट एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट इज अ प्योर सब्सटेंस. An element is defined as a pure substance which contain only one kind of atoms, only one type of atom. ठीक है. A substance which contain, a pure substance which contain only one kind of atom, that pure substance is known as element. Simple. ठीक है. So element की definition क्या हुई? Element की definition हुई, an element is defined as a pure substance that contain only one type of atom. ठीक है. जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होगा वो प्योर सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. जो ये एटम है, इस एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को फिर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. और ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज आपने 10th क्लास में अभी पढ़ी है. ठीक है. जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आपके सोनोरस होते हैं, और आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी. ये सारी चीजें आप लोगों ने 10th में पढ़ी हैं अभी. ठीक है. सो जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. क्लियर. नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड. नाउ कंपाउंड भी हमारा एक प्योर सब्सटेंस है. क्लियर. सो अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस which contain 2 or more than 2 elements. Initially compound की definition यही थी. ठीक है. Initially compound की definition क्या थी, that a compound is defined as a pure substance that contain 2 or more atoms. ठीक है. लेकिन जब बाद में स्टडी हुई कंपाउंड के ऊपर, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके ऊपर स्टडी की, तो वहां पे हमारी डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सीड हो गई, उसको थोड़ा सा आपका अपडेट किया गया. ठीक है. और वो जो अपडेट डेफिनेशन थी वो क्या थी, दैट अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन 2 or more atoms present in a definite composition. ठीक है. 2 or more atoms combined together in a definite composition, and which can be decomposed into its constituent atoms by a suitable chemical method. ठीक है. ऐसा प्योर सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना है और ये एटम्स एक डेफिनेट कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ उसको, इस चीज को
सिंपल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सुटेबल केमिकल मेथड, देन दैट थिंग इज नोन एज कंपाउंड। उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। अगर कोई प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बना है तो वो हो जाएगा एलिमेंट। अगर वो दो या दो से ज्यादा एटम से बना है लेकिन वो एटम्स डेफिनेट कंपोजिशन में एक दूसरे से जुड़े हैं और साथ ही साथ उस कंपाउंड को हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सुटेबल केमिकल मेथड, तो वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड। And secondly, the properties of compound is entirely different from the property of its constituent element or atom. जिस एटम से मिलके वो कंपाउंड बना है उस एटम की प्रॉपर्टी और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में इंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक है, वो चीज इंटायरली क्या होगी? डिफरेंट हो। क्लियर? इट मीन्स द properties of compound is entirely different from its constituent particles, constituent atoms or elements. ठीक है, एंड कंपाउंड को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? ये दो पार्ट हमारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड रेस्ट आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। फिर थर्ड क्या था हमारा? मिक्सचर। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट मिक्सचर। ठीक है, अब मटीरियल, ऐसा मटीरियल, अ मटीरियल विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स, अ मटीरियल विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। अब आप कहेंगे कंपाउंड में और इसमें क्या अंतर हुआ? फिर इसमें भी टू और मोर टू एटम्स है, इसमें भी टू और मोर एटम्स है। Material which contain two or more atoms in any proportion. ठीक है, यहाँ क्या था? Combined together in a definite composition, definite proportion. उनका proportion fix रहेगा, 1:2, 2:1, 2:4, 5:3, जो भी है वो fix रहेगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा? मिक्सचर क्या है? अ मटीरियल विच कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स और एटम्स इन एनी प्रोपोर्शन इज नोन एज मिक्सचर। उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। सो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? अ मटीरियल विच कंटेन or more atoms or elements in any proportion. In any proportion. Next, the properties of mixture are the properties of its constituent particle. ठीक है, कंपाउंड में क्या था? प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट थी, लेकिन मिक्सचर में क्या हुआ? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट particles. ठीक है, और next the mixture is broken down into its constituent particle by simple physical method. जैसे यहाँ पे कंपाउंड में अगर हमने इसको ब्रेक डाउन करना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, हमें एक सुटेबल केमिकल मेथड यूज करना होगा, मतलब एक फिक्स केमिकल मेथड वहां पे होगा। बट if we want to break the mixture into its constituent particle, we need a simple physical method. ठीक है, so यहाँ पे क्या होगा?
a simple physical method is required to break the mixture into its constituent particles. Constituent particles. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा कंपाउंड और मिक्सचर में। दोनों दो या दो से ज्यादा एटम और एलिमेंट के बने हो सकते हैं, लेकिन अगर डेफिनेट कंपोजिशन है तो वो कंपाउंड होगा, अगर डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शन है, तो वो मिक्सचर होगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इंटायरली डिफरेंट है तो वो कंपाउंड होगा, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो मिक्सचर होगा। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करना है और उसके लिए हमें एक सुटेबल केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कंपाउंड होगा। और किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू अगर हम ये चीज कर सकते हैं, सिंपल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वो हमारा मिक्सचर होगा। ठीक है, अब मिक्सचर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ये जो मिक्सचर है हमारा, इस मिक्सचर को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा होमोजीनस, वन इज होमोजीनस मिक्सचर एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब जो होमोजीनस मिक्सचर है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस if it has uniform composition throughout। ठीक है, एक जो मिक्सचर है, क्लियर, ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब एक जो मिक्सचर है यहाँ पे, a mixture is said to be homogeneous if its composition is uniform throughout। ठीक है, जैसे मान लो एयर, अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, तो एयर का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, हर जगह यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो एयर है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, एंड इफ द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, देन इट इज हेट्रोजीनस। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, होमोजीनस जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनस। और जहां पे हमारा कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म है थ्रू आउट वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल है तो जरूरी तो नहीं हर जगह वो यूनिफॉर्म ही हो। क्लियर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मोक। स्मोक होता है, ठीक है, जिसमें हमारे कार्बन के कंटेंट आ जाते हैं, डस्ट भी आ जाती है। तो वो जो स्मोक है उसका जो कंपोजिशन है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ जैसा है तो दूसरी जगह भी वैसा ही होगा। क्लियर, तो कंपोजिशन उसका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सो दैट इज हेट्रोजीनस। तो मिक्सचर दो टाइप के हो गए, होमोजीनस जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है कंपोजिशन थ्रू आउट तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। क्लियर, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया। ठीक है, अब एक दो चीज इंटरेस्टिंग बताऊं आपको। 20 कैरेट गोल्ड सुना है आपने, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि 20 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब है, सो एक्चुअली 20 कैरेट गोल्ड इज नॉट अ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड जो है एक्चुअली दैट इज 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, और उसकी ऑर्नामेंट्स बनना थोड़े से डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहता है, इसलिए उसमें क्या मिलाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। तो जो 20 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट गोल्ड कहने का मतलब क्या है,
that 20 carat gold contains 20 gram by weight of gold and 4 gram by weight of copper. 20 ग्राम बाय वेट ऑफ उसमें गोल्ड है और 4 ग्राम बाय वेट अगर उसमें कॉपर है तो वो हमारा क्या होगा 20 कैरेट गोल्ड। यानी उसमें कॉपर हमने इंट्रोड्यूस किया। और कॉपर क्यों इंट्रोड्यूस किया है? ताकि गोल्ड थोड़ा सा क्या हो जाए, आपका टफ हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, जिससे ऑर्नामेंट्स बनाना या कोई भी चीज बनाना क्या हो वहां पे हमारे लिए इजी हो। क्लियर? सिमिलरली आयोडाइज्ड सॉल्ट आपने सुना होगा, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है उसमें NaCl तो होता ही है। जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का फॉर्मूला हम NaCl बोल देते हैं, बट दैट NaCl also contain little amount of NaI, उसमें सोडियम आयोडाइड भी होता है, that is the iodized salt। क्लियर? ठीक है। सो ऐसे ही डिटेल्स के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं वो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।